अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, ब्लड। लास्ट लेक्चर में हमने इसका हाफ चैप्टर कंप्लीट किया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है ब्लड की, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके आगे फर्दर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और इसके अलावा हमने देखे थे कि जो ब्लड है उसके मेजर पोर्शन क्या क्या होते हैं। प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स में से हमने जो रेड ब्लड सेल्स का पोर्शन था एरिथ्रोसाइट्स का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। बाकी हम आज के लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, आगे इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या टाइप्स होती हैं, और प्लेटलेट्स। ठीक है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कोगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, और ब्लड ग्रुपिंग क्या क्या होती है। ठीक है। और लास्ट पे है बफर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था यहाँ तक लास्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करते हैं आगे ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है। अब जो ब्लड ग्रुपिंग का टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज आ जाते हैं कि जो ब्लड ग्रुपिंग है इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन सा डोनर है, कौन सा रेसिपिएंट है। ठीक है। और इनकी क्या क्या आगे टाइप्स होती हैं, तो ये हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि जो ब्लड ग्रुपिंग है ना वो हम किस तरह से किसी भी पर्सन की डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पर्सन का कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो इसमें क्या है कि जो रेड ब्लड सेल्स है ना उसका मेजर रोल होता है। जो रेड ब्लड सेल है उसकी मेम्ब्रेन पे एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि हमें बताती है कि इस पर्सन का कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, यह आपने हमेशा याद रखना है कि जो आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन होती है ना उस मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसको हम एंटीजन भी कहते हैं। वो हमें बताता है कि उस पर्सन का कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है। अब ये जो एंटीजन है ना वो डिफरेंट टाइप्स के होती हैं। एक होता है हमारे पास एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है, एंटीजन ओ, या फिर एंटीजन ए बी। तो इस तरह से ये जो भी टाइप होगी ना उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, तो हम कहेंगे इसका वही ब्लड ग्रुप है। ठीक है। अगर हम एक पर्सन का जो उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी एंटीजन है, लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये एक पर्सन का आरबीसी है, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर उसका जो एंटीजन प्रेजेंट है वो है टाइप ए। ठीक है। तो अगर हम उस पर्सन को ब्लड हमने ट्रांसफ्यूज करना है, उसको हमने डोनेट करना है, तो हम उसी टाइप का जो एंटीजन है ना उसी टाइप का जो ब्लड ग्रुप होगा वही हम उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे। ठीक है। जैसे इसका ए था एंटीजन, मतलब इसका ब्लड ग्रुप ए था। अगर हम उसको ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज करें जिसके ऊपर जो आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन ए ही हो, तब ही वो आपस में कंपेटिबल होंगे। ठीक है, उसको कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हमने ये चेक करना होता है कि कोई पर्सन, जब हम किसी को डोनेट करते हैं, किसी को जो है ना वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो हमने ये मस्ट चेक करना होता है कि जो उसका ब्लड ग्रुप है वो कंपेटिबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो कंपेटिबल नहीं होता, उसके ऑपोजिट हम लगा देते हैं, तो तब जो है वो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, ये आगे हम यहाँ पे पढ़ते भी हैं। इफ इंडिविजुअल्स आर ट्रांसफ्यूज्ड विद ब्लड ऑफ सेम ग्रुप पोजेसिंग द सेम सेल सरफेस एंटीजन। ठीक है, मतलब कि अगर उसकी सरफेस के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर सेम एंटीजन है, तो इस तरह से वो जो उसका पर्सन का इम्यून सिस्टम है ना वो उसको एज अ फॉरेन जो है वो उसको रिसीव नहीं करेगा। उसको ये समझेगा कि हाँ उसकी उसी की तरह का जो है वो उसके पास एंटीजन आया है, उसी तरह का जो ब्लड ग्रुप है ना वो उसके पास आया है। तो इस तरह से कोई रिएक्शन जो है वो अकर नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी पर्सन को उसकी डिफरेंट ब्लड टाइप का या डिफरेंट एंटीजन का जो है वो जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज कर देंगे, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो उस पर्सन का इम्यून सिस्टम है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, वो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, और जब एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो उस पर्सन की जो सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या होता है, एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो जनरेट हो जाता है। तो हमने ये इसका जो है ना खास ख्याल रखना होता है कि उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो मैच करना चाहिए ट्रांसफ्यूजन करने से पहले। ठीक है। उसके बाद हमने अब क्या पढ़ना है कि जो हमारे पास ये पूरा एक सिस्टम होता है ग्रुपिंग सिस्टम, इसको हम कहते हैं ABO सिस्टम। ठीक है। अब इसमें हम ये टेबल पढ़ते हैं, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ये सारा इसमें वही लिखा हुआ है जो हम टेबल में पढ़ेंगे। पहले आपने क्या करना है, याद कि हमारे पास जो टाइप्स होती हैं ब्लड ग्रुपिंग की वो कौन कौन सी होती हैं। ब्लड ग्रुप ए होता है, बी, AB और O। ठीक है, ये चार मेजर हमारे पास ब्लड ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि जो जैसे अब ये एक सेल, रेड ब्लड सेल है ये वाला। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसकी शेप क्या होती है, बाई कनकेव शेप होती है।
तो ये आरबीसी है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आरबीसी की ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, एंटीजन है, ठीक है। तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा ना, उसके ऊपर एंटीजन कौन सा होगा, ए, ठीक है। सॉरी। तो ये हमारे पास क्या था, ब्लड ग्रुप ए का जो एंटीजन होता है वो ए होता है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ब्लड ग्रुप बी, ये आरबीसी है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, और इसकी मेम्ब्रेन पे कौन सा होगा एंटीजन, एंटीजन बी, ठीक है। तो जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा, ये आपने याद रखना है। अब ये हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, तो इसकी मेम्ब्रेन पे क्या होगा, दोनों एंटीजन होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है। और जो ओ होता है ना, ओ ब्लड ग्रुप, उसकी जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने याद करना है इसका एंटीजन। उसके बाद हमने देखना है कि अब जो एंटीबॉडीज हैं वो कौन कौन सा बना सकता है, जो पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसकी बॉडी कौन कौन सी एंटीबॉडीज बनाती हैं, ठीक है। तो जो उसके ऊपर एंटीजन होगा ना, उसके अगेंस्ट में उसकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाएंगी, ठीक है। जैसे इसका एंटीजन ए है तो इसकी जो बॉडी है वो क्या बनाएगी, एंटी बी एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास ब्लड ग्रुप बी है, उसकी सरफेस पे एंटीजन बी होता है, तो इसकी एंटीबॉडीज कौन सी बनेगी, इसकी ऑपोजिट में एंटी ए एंटीबॉडीज बनेगी, ठीक है। आगे सेम इसी तरह कि जो हमारे पास अब ये सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, तो इसमें वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, ठीक है। नाइदर एंटी ए और नोर एंटी बी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्या है, ब्लड ग्रुप ओ, इसकी जो है वो दोनों एंटीबॉडीज बनाएंगी, एंटी ए बी और एंटी बी भी, ठीक है। तो ये आपने याद करना है, एंटीजन बी और एंटीबॉडी भी। उसके बाद आपने ये इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। मतलब कौन सा किसके साथ कंपेटिबल है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है ना, वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। वो किसी भी पर्सन को जो है वो किसी भी टाइप के, उसका कोई भी ग्रुप है ना, तो उसको वो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है। तो ये अगर किसी पर्सन को हम लगा भी देना तो उसमें कोई रिएक्शन जनरेट नहीं होगा, कोई इम्यून सिस्टम जो है उसको उसके रिस्पॉन्स में एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपेटिबल होता है तमाम ब्लड ग्रुप्स के साथ, हम किसी पर्सन को भी ये डोनेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ठीक है, ऐसा कौन सा है ब्लड ग्रुप जो कि किसी भी पर्सन से वो रिसीव कर सकता है, तो वो क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। ये ऑल ग्रुप्स के साथ कंपेटिबल है। तो इस तरह से आपने ये दोनों इसके एमसीक्यू याद रखने हैं, बाकी आपने जस्ट रीड करना है। ये आपके लिए, आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए है कि कौन सा किसके साथ कंपेटिबल होता है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिए, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा सिस्टम था एबीओ, सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। इसमें आपने एंटीजन याद करने हैं, एंटीबॉडी याद करनी है और कंपेटिबिलिटी याद करनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है ब्लड ग्रुपिंग का, जो हमारे कॉन्टेक्ट में भी था, ये मैंने आपको दिखाया था ब्लड ग्रुपिंग का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और टॉपिक भी है, वो इसी से रिलेटेड है, आरएच सिस्टम क्या होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेसिस सिस्टम। अब ये भी एक तरह का एंटीजन होता है जिसको हम कहते हैं आरएच एंटीजन या फिर आरएच फैक्टर, ठीक है। अब ये भी क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होता है एंटीजन। तो जिस पर्सन की आरबीसीज की मेम्ब्रेन के ऊपर ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा, उसको हम कहेंगे ये आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है अबाउट 85% ऑफ पीपल हैव दिस एंटीजन एंड दे आर आरएच पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद जिसकी सेल मेम्ब्रेन पे, आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन पे ये आरएच एंटीजन नहीं होगा, आरएच फैक्टर नहीं होगा, तो वो आरएच नेगेटिव होंगे, ठीक है। और ये बहुत रेयर होता है, 15% में जो है वो नहीं होता, और 85% में जो ये आरएच फैक्टर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जस्ट आपने इतना याद रखना है। उसके बाद हम करते हैं अपना अगला टॉपिक स्टार्ट। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उसकी तीन टाइप्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स के बारे में, उसकी टाइप्स, उसके फंक्शंस, उसका लाइफ स्पैन, उसका जो जो भी वो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, कैसे मैच्योर आरबीसीज बनते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं आगे जो नेक्स्ट इसके टाइप है सेल्स की, वो है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसमें हम देखें तो इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं इसका मेजर रोल होता है एक पर्सन की
इम्यूनिटी के अंदर, उसके डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स है, उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं जब कोई भी हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन आता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, तो ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं वाइट ब्लड सेल्स और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं इसकी शेप कैसी होती है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लड वॉल्यूम है इसकी परसेंटेज कितनी होती है, 1% जो है वो WBCs होते हैं हमारे ब्लड वॉल्यूम के अंदर। उसके अलावा अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, अब ये आपने याद करना है कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स है इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसके आगे फर्दर थ्री टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। उसके बाद जो सेकंड टाइप है आरबीसीज की, सॉरी WBCs की, वो कौन सी है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक टाइप आगे हम पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स को। ठीक है, जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इसके आगे फर्दर थ्री टाइप्स है, इसको भी हम अलग अलग पढ़ेंगे, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इनका मेजर रोल क्या होता है, इनके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि जो जैसे हमने पढ़ा था ना, जो अरिथ्रोसाइट्स होते हैं, तो उसका जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, उसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इसकी फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ग्रेन्युलोपोइसिस। ठीक है, इनकी इसकी फॉर्मेशन को हम कहते हैं ग्रेन्युलोपोइसिस। उसके बाद अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं ना उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं, मल्टी लोब्ड न्यूक्लाई होते हैं इसकी साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, आगे इसकी फर्दर थ्री टाइप्स हैं, ये हम पढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स है, अच्छा आपने याद क्या करना है, इसमें से की पॉइंट याद करना है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसका मेजर रोल क्या होता है। ठीक है, ये कब एक्टिवेट होते हैं, और जो इसिनोफिल्स हैं वो कब एक्टिवेट होते हैं, और जो हमारे पास हैं बेसोफिल्स उसका मेजर रोल क्या होता है। जस्ट आपने की वर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखें न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब कोई भी बैक्टीरियल इन्वेजन होती है, जो भी बैक्टीरियल, जो कोई भी जो है ना बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हो जाता है ना, तो जो न्यूट्रोफिल्स है उसका मेजर रोल होता है उसको डेड करना, उसको बॉडी से रिमूव करना उस बैक्टीरिया को। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करना, इसका मेजर रोल होता है न्यूट्रोफिल्स का। अब एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस का पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसका अब लिखा हुआ है यहाँ पे लाइफ स्पैन के, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं इसकी लाइफ कितनी होती है, 6 to 9 आवर्स इन द ब्लड स्ट्रीम, ये इसकी वो लाइफ स्पैन लिखा हुआ है, ये आपने याद करना है। बाकी इसका वही मेजर फंक्शन है कि इसने फेगोसाइटोसिस के थ्रू, ये पूरा प्रोसेस होता है, इसके थ्रू इसने क्या करना होता है, जो बॉडी में बैक्टीरिया एंटर होता है उसको डिस्ट्रॉय करना होता है, उसको किल करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है इसकी ग्रेन्युलोसाइट्स की, वो है एसिनोफिल्स। ठीक है, जो एसिनोफिल्स है ना इसका मेजर रोल होता है जब कोई भी बॉडी के अंदर पैरासाइट एंटर होता है ना, जब कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, कोई वर्म्स वगैरह बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो उनका साइज लार्ज होता है। ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस के थ्रू ये जो पैरासाइट्स हैं वो किल नहीं होते, तब जो एसिनोफिल्स है ना उसका रोल जो है वो इसमें मेजर होता है कि इसने, एसिनोफिल्स ने जो पैरासाइट्स होते हैं ना उसको किल करना होता है। ठीक है, तो ये आपने याद करना है इसके की पॉइंट। उसके बाद जो थर्ड टाइप है इसकी, वो है बेसोफिल्स। ठीक है, जो बेसोफिल्स है ना वो हमेशा जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर तब ये स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस में इसका मेजर रोल होता है बेसोफिल्स का, ये तब स्टिमुलेट होते हैं और वहाँ पे रिएक्शंस जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये तीनों के अलग अलग फंक्शन याद कर लेने हैं। आगे हम देखें तो सेकेंड टाइप कौन सी थी इसकी, ल्यूकोसाइट्स की या वाइट ब्लड सेल्स की, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है ना इसमें क्या होता है, ए का मतलब क्या है, एब्सेंट, कि इसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं या फिर नहीं होते। ठीक है, उसके अलावा इसकी दो फर्दर टाइप हमने पढ़ी, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसकी परसेंटेज आपने याद कर लेनी है कि जो लिकोसाइट्स में से जो इसकी परसेंटेज है ए ग्रेन्युलोसाइट्स की, वो है 25 to 50%। ठीक है, उसके बाद अब हम इन दोनों को आगे फर्दर एक्सप्लेन करें, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को। तो जो मोनोसाइट्स होते हैं ना ये हमारे पास लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास ये फिक्स्ड होते हैं और कुछ मोटाइल होते हैं। ठीक है, कुछ ये ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं और कुछ किसी एक स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक टिश्यूज में फिक्स होते हैं।
तो इस तरह से आगे ना इसको हम देखें तो अब इसकी ना कुछ वो होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। अगर ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं ना तो इसको हम कहते हैं मोनोसाइट्स, लेकिन अगर ये टिश्यूज में जाते हैं ना तो इसका नाम नाम जो है वो चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं मैक्रोफेजिस। ठीक है, ये आपने याद करना है कि अगर वो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये जो हमारे पास एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ये अगर ब्लड के अंदर है ना, सर्कुलेट कर रहे हैं, मोटाइल फॉर्म में है, मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो तब इनको हम कहते हैं मोनोसाइट्स। लेकिन अगर ये टिश्यूज के अंदर चले गए हैं माइग्रेट करके, तो इनका नाम जो है वो ये चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं मैक्रोफेजिस। ठीक है, मैक्रो मीन लार्ज एंड फेजिस मीन ईटर, मतलब इसका दूसरा नाम है बिग ईटर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जो मैक्रोफेजिस है वो टिश्यूज में जाके इसका आगे फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम देखें जो मैक्रोफेजेस है इसका कहाँ कहाँ पे रोल होता है। इट हैज इंपॉर्टेंट फंक्शन इन इन्फ्लामेशन एंड इम्यूनिटी। ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसमें मैक्रोफेजेस का मेजर रोल होता है। उसके बाद जो इम्यून सिस्टम हमारा, जिसमें स्पेसिफिक इम्यूनिटी आती है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी आती है, उसमें भी जो मैक्रोफेजेस हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह एंटर होता है बॉडी में तो उसको किल करते हैं, उसको ये ईट कर जाते हैं। उसके अलावा ये पूरा फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है ना उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं आगे। इसका ना एक पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम के अंदर जो मोनोसाइट्स हैं, जो मैक्रोफेजेस है, इन सब का मेजर रोल होता है। ठीक है, ये दोनों जो है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो मोनोसाइट्स हैं वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं, वहां पे ही अपना रोल प्ले करते हैं, और जो मैक्रोफेजेस हैं वो कहाँ पे होते हैं, टिश्यूज में होते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका अलग अलग रोल होता है, फेगोसाइटोसिस में भी होता है और इम्यून सिस्टम में भी होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो मैक्रोफेजेस है इसका डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे इसके नाम से शो हो रहा है कि मैक्रो मीन लार्ज और फेज मीन ईटर, तो इसका दूसरा नाम क्या है, बिग ईटर्स। अब ये इसका एमसीक्यू भी आ जाता है कि जो मैक्रोफेजेस है इसका अदर नेम आप बताएं तो इसका क्या है, बिग ईटर्स है। ठीक है, उसके अलावा ये मोर पावरफुल होते हैं देन न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, उसके अलावा क्या है, आगे ये भी लिखा हुआ है कि इसका मेजर रोल होता है इम्यून सिस्टम के अंदर। जो हमारी इम्यूनिटी होती है बॉडी की, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक, इसमें भी इसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे मोनोसाइट। इसमें आपने याद करना है मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस में क्या डिफरेंस है। आगे नेक्स्ट टाइप इसकी है एग्रेन्युलोसाइट्स की, लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका साइज जो है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू मोनोसाइट्स। ठीक है, और ये भी हमारे जो टिश्यूज होते हैं ना वहाँ पे मोस्टली ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लिम्फेटिक टिश्यूज हैं, लिम्फ नोड्स आ जाती हैं, इसमें स्प्लीन आ जाती है, यहाँ पे ज्यादा जो है वो अबंडेंट फॉर्म में होते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद इसकी भी दो टाइप्स होती हैं लिम्फोसाइट्स की, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये आपने याद करना है। तो ये हमारे पास जो इसका सेकंड पोर्शन था ब्लड सेल्स का, वाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आगे हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पोर्शन, जो ब्लड सेल्स की टाइप होती है प्लेटलेट्स, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब जो थ्रोम्बोसाइट्स है इसकी शेप पहले हम देखते हैं, इसका लाइफ स्पैन देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसकी जो शेप है वो होती है डिस्क शेप्ड, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, दे हैव नो न्यूक्लियस। ठीक है, इसका मेजर रोल क्या होता है कि इसने ब्लड फ्लोटिंग में हेल्प करनी होती है। ये आपको पता है जो प्लेटलेट्स है उसका मेजर रोल ही होता है ब्लड फ्लोटिंग के अंदर। ठीक है, उसके अलावा इसका जो वो होता है काउंट कितना होता है, कितनी इसकी वो होती है अमाउंट होती है, 2 लाख टू 3 लाख एंड 50,000, ये इसकी जो है ना वो नॉर्मल काउंट होता है। ठीक है, अगर इसमें जो इसका ड्रॉप कर जाए तो मतलब कि उसमें जो चांसेस होते हैं पेशेंट में कोई वो ब्लीड कर सकता है। ठीक है, तो इसका हमने नॉर्मल लेवल जो है मेंटेन करना होता है पेशेंट के अंदर। उसके अलावा इसका जो लाइफ स्पैन है वो 8 to 11 डेज है, जैसे हमने पढ़ा था जो आरबीसीज हैं उसका 120 डेज होता है। तो जो इसका है प्लेटलेट्स का वो 8 and 11 डेज। ठीक है, इसका नॉर्मल लाइफ स्पैन आपने याद करना है, इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं, इसका काउंट और इसका जो लाइफ स्पैन है ये आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद क्या करना है हमने, अब इसका मैंने आपको बताया मेजर रोल किसमें होता है, ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग का दूसरा नाम क्या है, हीमोस्टेसिस। ठीक है, हीम मीन ब्लड और स्टेसिस का मतलब है स्टॉप होना, ब्लड का स्टॉप होना। जैसे ही कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है ना तो जो प्लेटलेट्स हैं
वो क्या करते हैं, वो एक डिफरेंट प्रोसेसेस में जाके एंटर होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस डेवलप होते हैं, उसके बाद जाके जो ब्लड ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ते हैं कि कैसे जब कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है तो जो प्लेटलेट्स हैं वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कैसे ब्लीडिंग स्टॉप होती है। ठीक है, अब इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, जैसे ही कोई ब्लड वेसल हमारी इंजर हुई, ठीक है, उसको इंजरी हुई, तो पहला स्टेप क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होना। ठीक है, कि जो वहाँ की जो ब्लड वेसल है उसको पहले हमने कंस्ट्रिक्ट करना होता है। तो ये कंस्ट्रिक्ट कैसे होती है ये हम देखते हैं। When platelets come into contact with the damaged blood vessel, their surface becomes sticky and they adhere to the damaged wall. ठीक है, जैसे ही ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हुई तो जो प्लेटलेट्स है ना वो आपस में अडहेयर कर जाएंगे, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, जो ब्लड वेसल की सरफेस है ना वहां पे स्टिक कर जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जैसे वो आपस में स्टिक करेंगे ना प्लेटलेट्स, तो वो रिलीज करेंगे केमिकल सीरोटोनिन। ठीक है, सीरोटोनिन रिलीज होगा और थ्रोम्बोक्सिन्स रिलीज होंगे। ये दो केमिकल्स हैं जो कि रिलीज होते हैं प्लेटलेट्स के थ्रू। जो प्लेटलेट्स हैं वो इन दोनों को जब रिलीज करते हैं तो जो ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब कंस्ट्रिक्ट होगी तो जो ब्लड ब्लीडिंग हो रही होती है, जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है वो स्टॉप हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास ना एक पूरा प्रोसेस होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन का। इसमें आपको पता है आप जो मेजर रोल किसका है, प्लेटलेट्स का है। जैसे प्लेटलेट्स इकट्ठे होते हैं, अडहेयर करते हैं, स्टिक करते हैं सरफेस के साथ, तो वो ये केमिकल रिलीज करते हैं। इन केमिकल्स का मेजर फंक्शन होता है ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करना और ब्लड फ्लो को स्टॉप करना। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्लग बनता है। ठीक है, एक क्लम्प जो है वो क्रिएट होता है प्लेटलेट्स का, ये एक गुच्छा बन जाता है। ठीक है, एक एग्रीगेशन होती है। अब ये कैसे होती है, जैसे ही जो प्लेटलेट्स हैं वो आपस में स्टिक की होते हैं ना, द स्टिकी प्लेटलेट्स क्लम्प टुगेदर एंड रिलीज अदर सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग एडिनोसिन डाइफॉस्फेट विच अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स टू द साइट। ठीक है, जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज हुई, आपस में जो प्लेटलेट्स हैं वो स्टिक कर गए, वो अडहेयर कर गए सरफेस के साथ। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो सब्सटेंस रिलीज कर दी, कौन सी, एडीपी। ठीक है, जैसे ही एडीपी रिलीज होगा तो जो एडीपी है वो दूसरे और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेगी उस जगह पे जहाँ पे ब्लड वेसल डैमेज हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है ना प्लेटलेट्स काफी ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे जो उस जगह पे जहाँ पे इंजरी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनता है, हमारे पास एक प्लग बन जाता है प्लेटलेट्स का, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जैसे ही प्लेटलेट्स हमारे पास इकट्ठे होते हैं उस जगह पे, rapidly gather at the site of vascular damage and quickly form a temporary seal, the platelet plug। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का वो कब तक कंप्लीट होता है, विद इन 6 मिनट्स ऑफ द इंजरी। ठीक है, ये आपने याद करना है। ये हमारे पास था सेकंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप पे क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो क्लोट बन जाता है, कोगुलेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना इसका ब्लड क्लोटिंग का, इसमें पूरा एक पाथवे होता है। अब पाथवे जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, ये आपने यहाँ से याद करना है कि जो हमारा जैसे ही कोई ब्लड वेसल इंजर होती है ना, तो उसमें जो थर्ड स्टेप है ना कोगुलेशन का, उसमें आगे फर्दर दो पाथवेज होते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, इसकी आपने टाइमिंग याद करनी है। ये यहाँ पे लिखी भी हुई है कि जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे है ना वो विद इन सेकंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये कब होता है, जब हमारे पास टिश्यू कोई डैमेज होता है। ठीक है, टिश्यू डैमेज होने पे ये जो पाथवे है एक्सट्रिंसिक पाथवे वो एक्टिवेट हो जाता है विद इन सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे है ना, ये थोड़ा स्लो होता है। ये 3 to 6 मिनट्स ले जाता है स्टार्ट होने में, स्टिमुलेट होने में। ठीक है, तो दोनों पाथवे जो हैं वो स्टार्ट होते हैं आपस में, ये लिंक करते हैं, उसके बाद एक पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है और जो ब्लड क्लॉट है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि ये कैसे जो है वो क्लॉट बनता है। सबसे पहले ये दोनों पाथवे जो हैं वो एक्टिवेट हो गए। ठीक है, इन दोनों पाथवे जब एक्टिवेट जैसे हुए तो इसने इन दोनों ने एक्टिवेट कर दिया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को। ठीक है, ये भी एक हमारे पास केमिकल आप कह लें या एक एंजाइम कह लें, जो कि एक्टिवेट हो जाता है इन दोनों के एक्टिवेट होने से। ठीक है, जैसे ये एक्टिवेटर जो है वो एक्टिवेट होगा तो इसने क्या करना होता है, जो हमारी इसके अंदर होती है प्रोटीन होती है ना प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को ये कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास एक फैक्टर है क्लोटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ये आपने अच्छी से टेबल याद करना है। ये मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले हम ये कर लें
कि जो हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर था ना, क्लोटिंग फैक्टर, वो कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन के अंदर, ठीक है। और ये किसने कन्वर्ट किया? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास है ना थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन का मेजर रोल क्या होता है कि इसने फर्दर जो एक क्लोटिंग फैक्टर हमारे पास है फिब्रिनोजिन, इसने फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट करना होता है फिब्रिन के अंदर, ठीक है। जो फिब्रिन है वो आपको पता है इसका मेजर रोल होता है क्लोटिंग के अंदर, इसने क्लोट बना देना होता है, ठीक है। तो हमारा मेजर फंक्शन क्या था? क्लोट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप इसका होता है फिब्रिन का। जो फिब्रिन है वो जब आपस में कलेक्ट होती है ना, तो उससे क्या बन जाता है? प्रॉपर क्लोट बन जाता है। जो फिब्रिन के थ्रेड्स होते हैं ना, वो कंबाइन होके क्लोट बना देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक पूरा प्रोसेस जनरेट होता है, जिसको हम कहते हैं कोगुलेशन का प्रोसेस या फिर ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस। इसमें हमारे पास जो मल्टीपल क्लोटिंग फैक्टर्स है ना, वो सारे आपस में जो है वो लिंक करते हैं, कंबाइन करते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद जो है वो एक पूरा एक मैश वर्क क्रिएट हो जाता है, एक क्लोट बन जाता है, ठीक है। इसमें पूरा ये लिखा हुआ है कि जो हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, ठीक हो गया। लास्ट पे जो है वो फिब्रिन जो है वो बनता है, और फिब्रिन से आगे जो है वो क्लोट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको ये दिखाती हूँ अब कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर्स इस पूरे पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें 1 2 3 4 ये सारे आगे जो है ना, कहाँ तक हैं? 13 तक। 13 हमारे पास होते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये आपने याद करने हैं एज इट इज के फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर का क्या नाम है, सेकंड का क्या नाम है, थर्ड का क्या नाम है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पूरे याद कर लेने हैं। उसके बाद अब यहाँ पे एक और एमसीक्यू आता है कि जो विटामिन के है ना, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैक्टर नंबर 2 7 9 एंड 10, ठीक है। ये हमारे पास चार फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी सिंथेसिस के लिए हमें विटामिन के चाहिए। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो ये क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे, क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो हमारे पास कोगुलेशन का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका मेजर आपने इसका एमसीक्यू याद कर लेना। उसके बाद हम देखें तो फोर्थ स्टेप क्या होता है? हीमोस्टेसिस का थ्रोम्बोलाइसिस, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज हुई, वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, वहां पे प्लेटलेट प्लग बन गया, वहां पे क्लोट बन गया, ठीक है। अब क्लोट बन गया है मतलब कि हमारी जो भी ब्लीडिंग थी वो स्टॉप हो गई है। अब उस क्लोट ने ब्रेक भी तो होना है ना, तो ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है, ब्रेक होने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोलाइसिस, ठीक है। After the clot has formed, the process of removing it and healing the damaged blood vessel begins. जैसे ही क्लोट बन जाता है, वहां से जो ब्लड वेसल जो रप्चर हुई होती है, जो डैमेज हुई होती है, वो हील कर जाती है। तो उसी के बाद फौरन जो है वो क्लोट ने अब डिजोल्व होना होता है, क्लोट ने ब्रेक होना होता है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है हम कहते हैं थ्रोम्बोलाइसिस। अब ये कैसे होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ, अब जो फिब्रिन बना था जिसने क्लोट बनाना था, वो फिब्रिन को हमने ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो इस यहाँ से हमारा जो मेजर है ना वो स्टार्ट होता है। फिब्रिन की जो लाइसिस होती है, जो फिब्रिन की ब्रेक डाउन होती है, वो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है थ्रोम्बोलाइसिस की, ठीक है। इसमें भी हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स कुछ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अब प्लाज्मिनोजीन है। जो प्लाज्मिनोजीन है ये ऐसा फैक्टर है जो कि क्लोट के अंदर ही प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ट्रैप हुआ होता है, ठीक है। तो जो जो प्लाज्मिनोजीन है वो कन्वर्ट होता है प्लाज्मिन के अंदर, ठीक है। जैसे अब ये लिखा हुआ है, जो प्लाज्मिनोजीन है ये कहाँ पे था? क्लोट के अंदर प्रेजेंट था। हमने क्लोट को ब्रेक डाउन करना है ना, तो जो प्लाज्मिनोजीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मिन के अंदर, किसके थ्रू? एक्टिवेटर्स के थ्रू। कुछ ऐसे एक्टिवेटर्स होते हैं जो कि हमारी जो प्लेटलेट्स की, सॉरी, जो ब्लड वेसल की वॉल है ना, एंडोथेलियल सेल्स, वो रिलीज करते हैं, ठीक है। ये एक्टिवेटर वहां से रिलीज होते हैं सेल्स के थ्रू, और ये क्या करते हैं? प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो प्लाज्मिन है वो उसने क्या करना है? उस फिब्रिन को, वो जो क्लोट बना था उसको इसने तोड़ देना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमारा क्लोट था वो टूट जाएगा, क्योंकि फिब्रिन जो है वो टूट गई है, तो उससे जो क्लोट है वो रिमूव हो जाएगा, और आगे फर्दर जो है वो टिश्यू रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है हीमोस्टेसिस का, वो चलता है। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, प्लेटलेट प्लग बनता है, उसके बाद कोगुलेशन होती है, उसमें मल्टीपल क्लोटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और लास्ट पे जो क्लोट बनता है उसकी लाइसिस हो जाती है, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोलाइसिस, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। ये हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ये हमने इसका पूरा जो पोर्शन था कंटेंट में, वो हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी इसमें हमारा एक टॉपिक रह गया बफर्स वाला। ये हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर, आपका डिटेल में टॉपिक है। बफर्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। बाकी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया यहाँ तक।
तो ये सारा आपने अच्छे से रीड करना है बुक से, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही पाथवे है, इसका एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, और कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, इनके नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये आपने सारे अच्छे से याद करने हैं। और बाकी इसकी जो वैल्यूज आती हैं ना, इसकी कितनी आरबीसीज की कितनी नॉर्मल वैल्यू है, कितनी डब्ल्यूबीसीज की है, इनका लाइफ स्पैन कितना कितना है, इनकी रेंज क्या होती है, तो ये सारे आपने एमसीक्यूज अच्छे से नोट करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल भी दिया हुआ है ये वाला, कि जो ल्यूकोसाइट्स की हमने पढ़ी, दो टाइप्स होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। इसकी भी आपने अच्छे से जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो याद करनी है, इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। बाकी ये शेप बताई हुई है, जस्ट आप इसमें से देख सकते हैं कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उसमें से उसमें ग्रेन्यूल्स होंगे, उसमें जो साइटोप्लाज्म के अंदर वो होते हैं ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और जो हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है, वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपने अच्छे से रीड करना है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कुछ आपको समझ ना आए तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर, वो हम देखेंगे कंटेंट के अकॉर्डिंग हमने कौन सा स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।